हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे इस प्यारे भारत देश महान का भविष्य यानी कि आप सभी लोग, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह आपकी पढ़ाई चल रही होगी, जिंदाबाद होंगे। आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसका कल यानी 12 तारीख 8वां महीना अगस्त 2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज 11 तारीख हो चुकी है। बहुत कसमकस रही, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहे। वो डाउट्स थे एडमिट कार्ड जारी होने के लिए। बहुत कम समय दिया गया एडमिट कार्ड जारी करने में। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि एडमिट कार्ड नहीं आया। मेरे पास भी और बहुत सारे जहाँ से भी बच्चों को जिस तरह से भी उनका क्वेश्चंस था, जिसके पास भी पहुँचे, बहुत सारे क्वेश्चंस पहुँचे कि एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं हो रहे हैं, क्या है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा। बहुत सारी अफवाहें भी चली इस बीच। लेकिन जैसे हम हमेशा मैं कहता रहा कि अफवाहों से बचकर रहें और अपनी तैयारी करते रहें। सेम वैसा ही हुआ। अफवाहें काम नहीं करी और आपका एग्ज़ाम आ गया। एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश पुलिस के आ चुके हैं, आप सभी ने देख भी लिए होंगे। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी डाउट है। वो डाउट क्या है कि कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड पूरा शो कर रहा है कंप्लीटली कि उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, किस कॉलेज में है, किस सिटी में है, किस टाइम से है। और कुछ बच्चों का केवल और केवल उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एग्ज़ाम की डेट शो हो रही है केवल। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि सर हमारा तो केवल इतना ओपन हो रहा है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बेफिक्र होकर रहें। आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 24 से या 36 घंटे पहले आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पीईबी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। होता क्या है, आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि 24 से 36 घंटे या 36 से 72 घंटे, ठीक है, या 36 से 48 घंटे, एक इतना टाइम दिया जाता है 2 से 3 दिन का एग्ज़ाम से पहले। तब आपका कंप्लीटली एडमिट कार्ड शो होता है। उससे पहले केवल आपको तारीख दे दी जाती है कि आपके फला तारीख का एग्ज़ाम है। कंप्लीटली एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आपका जारी होता है ना, वो 24 से 36 घंटे या 36 से 48 या 48 से 72, यानी कि केवल 2 से 3 दिन का समय आपको पहले दिया जाता है। अभी केवल उन बच्चों का एडमिट कार्ड कंप्लीटली शो हो रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 12, 13 या 14 तारीख का है। या मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि जिनका स्टार्टिंग के 2 से 3 रोज़ में है उनका एडमिट कार्ड कंप्लीटली शो हो रहा है। इसके बाद का जो है उनमें केवल डेट दी गई है अभी, तो वो भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उनसे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, हमारा जो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का जो पेपर होना है, उस पेपर से संबंधित मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 1 महीने तैयारी की, आपने 6 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी करी, या आपने 10 साल तैयारी करी और आप पक्के पर हैं, आप अपना 100% लेकर ये कह रहे हैं कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूंगा, मेरी इतनी ज़बरदस्त शानदार तैयारी है। लेकिन एग्जाम सेंटर में होता क्या है कि आपकी एक गलती, एक मिस्टेक आपको आंसुओं के साथ रोने पर मजबूर कर देती है। ये मैं बात नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी नहीं बता रहा, ये मैं अपना प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि मेरे बहुत से एग्जामों में मेरी ड्यूटी लगी है, वहां मैं बच्चों को देखता हूं। ऐसे बच्चे जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ये आरक्षक भर्ती क्या, ये मतलब सी या ग्रुप सी या ग्रुप डी की भर्ती क्या, हम तो ग्रुप बी और ए से भी लड़ जाएं। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने रोता हुआ देखा है। तो वो कहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, कहाँ मिस्टेक हो जाती है, ऐसी मिस्टेक जिसका कोई आइडिया नहीं होता। कभी भी हमारे सामने जब बहुत बड़ी परेशानी आती है ना, हमारे पास उसका टारगेट होता है, उसका प्लान होता है हमारे पास, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम जो भूल करते हैं ना, वो छोटी छोटी गलतियों पर करते हैं और वो छोटी गलती हमारे सामने पहाड़ के बराबर बन जाती है। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड निकलने से लेकर एग्जाम सेंटर में बैठकर एग्जाम देने तक और वहां से बाहर निकलने तक की हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा प्लान बताएंगे। वीडियो हो सकता है कि कुछ लंबा हो जाए, लेकिन यकीन माने अगर आपकी 10 साल की भी तैयारी है और आपने एक पॉइंट भी, वो जो मैं बताने वाला हूं उसमें एक पॉइंट में भी अगर आपने गलती कर दी, तो आपकी 10 साल की तैयारी का कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, जरा भी ना करें। अगर आप कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 10 सेकंड की वीडियो स्किप कर दूं, तो वो उसको भी ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट ऐसा मेरी जबान से निकल जाए और आपके एग्जाम में सामने आ जाए और वो आपके लिए फायदेमंद हो जाए। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मेरी हर एक बात आपको पहले से पता हो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 100% आपको वो सब नहीं पता जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी टीचर या फेमस यूट्यूबर या किसी भी उनकी बोली मैं नहीं बोल रहा,
मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा, मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बता रहा हूं। मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा ए से एप्पल, मैं आपको एप्पल भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि एप्पल कैसा होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी गलती ना करें स्किप करने की, ठीक है। आपका एग्जाम है, 12 तारीख से आपका एग्जाम है। जिनके एडमिट कार्ड निकल गए हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो और अपनी हिम्मत, देखो सबसे पहले अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप समझ लीजिए कि आप सक्सेस हैं, आपने सफलता हासिल कर ली। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि डर के आगे जीत है। यकीनन डर के आगे जीत है। अगर आप किसी भी परेशानी से, किसी भी परिस्थिति में अगर आप डर जाते हैं ना, तो आप जो कर सकते हैं आप वो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब वो समझना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपका एग्जाम है और उन गलतियों से बिल्कुल बच जाना है जो गलतियां अक्सर आपको सिलेक्शन लेने से रोक देती है, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम है मोहम्मद नाजिम और आपका ये चैनल है नौकरी 24। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हम शुरू करेंगे। हमारा जो आज की वीडियो है वो है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, यानी कि आरक्षक की जो भर्ती है उसका जो एग्जाम है उस पर आज हम बात करेंगे एडमिट कार्ड निकलने से लेकर, कि आपने एडमिट कार्ड निकलवाया, उसकी कॉपी आपके हाथ में आ गई, अब उस एडमिट कार्ड का क्या करना है, वहां से लेकर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम सेंटर में जाएंगे, जब आप एग्जाम दोगे, परीक्षा दोगे, और परीक्षा देकर जब आप कंप्लीटली सबमिट कर दोगे अपना कि हमारा पेपर हो गया, अभी हमने सबमिट कर दिया, अंतिम क्वेश्चन हमारे हो गए, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100वें क्वेश्चन का आंसर देके आपने सबमिट कर दिया, और करके जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, वहां तक की बात करूंगा मैं कि बच्चे किन किन पॉइंटों पे गलती करके बाहर आके रोते हैं सबके सामने, ठीक है, उन सभी पे बात करेंगे। तो चलिए, मैं इस पर लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि आज हम किस विषय पे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे अजीज़ों, मेरे देश के युवाओं, जो आज की हमारी वीडियो है वो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की, ठीक है, जो वर्तमान में चल रही है और परीक्षा दिनांक है 12/8/2023 से प्रारंभ, यानी कि आने वाला कल। आज 11 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख से आपका एग्जाम है, ठीक है। मैंने किस पॉइंट पे हमें बात करनी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो बिना समय गवाए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ कि हमारा पॉइंट क्या है, ठीक। देखिए, आपने तैयारी करी काफ़ी लंबे समय से, फॉर्म आए, मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए फॉर्म्स डाले कि आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भर दिया। अब कुछ लंबे समय के बाद आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, ठीक है। बहुत इंतजार करा, बहुत क्वेश्चंस बने, बहुत डाउट हुए, लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए एडमिट कार्ड जारी हो गए और आपने एडमिट कार्ड भी सबने देख ही लिए होंगे लगभग। कोई ऐसा बच रहा होगा जिसने नहीं देखा हो तो वो भी देख लेगा, ठीक है। परीक्षा 12 तारीख से, आज 11 तारीख हो गई। एडमिट कार्ड अब आपने निकलवा लिया। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्या मिस्टेक होती है जो सिलेक्शन नहीं ले पाते? अक्सर तैरता हुआ जो डूबता है ना, आपने कहावत सुनी हुई कि हमेशा तैरता हुआ ही डूबता है, तो वो क्यों डूबता है, तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा मैं इसमें, ठीक है। आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, गलती कहाँ होती है? आप किसी भी साइबर कैफे पे गए, वहां से आपने अपना रोल नंबर दे दिया, एप्लीकेशन नंबर दे दिया, उसने एडमिट कार्ड निकाल के आपको दे दिया, ठीक। गलती क्या होती है, आपने उस एडमिट कार्ड को देखा, उसको फोल्ड किया और अपने जेब में, बैग में डाल दिया। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपको उसको फोल्ड करके जेब में, बैग में तब डालना है, सबसे पहले जो उस पर निर्देश, दिशा निर्देश लिखे गए हैं, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें। क्या करना है, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि उस एडमिट कार्ड में क्या क्या कहा गया है, किस चीज के करने के लिए बोला गया है और किस चीज को करने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है। सबसे पहली बात लिख देता हूं मैं। हाँ, तो बच्चों, मेरे साथियों, पहला पॉइंट, एडमिट कार्ड आपने निकलवा लिया। अब करना क्या है कि एडमिट कार्ड के दिशा निर्देश पढ़ने हैं आपको। जो आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा वो 2 या 3 कॉपी पर निकलेगा। एक जो फर्स्ट आपका पेज होगा उसमें आपकी डिटेल शो होंगी, वो डिटेल जिसमें ये लिखा गया होगा कि आपका एग्जाम कब है, किस सिटी में है, किस सेंटर पे है, क्या रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, क्या एग्जाम स्टार्टिंग टाइम रहेगा, आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल उसमें होगी।
और उसके अलावा जो भी पेचेस होंगे उसमें दिशा निर्देश उसमें दिए गए होंगे कि आपको वो पढ़ने हैं और क्या उसमें करने के लिए बोला गया है और क्या नहीं करने के लिए उसमें बोला गया है। ठीक, वो करना है आपको, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है उसमें कि इसमें क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया। दूसरा कि एडमिट कार्ड पे जो हमारा हैंड राइटिंग में लिखवाया जाता है हमसे, उसको गलती ना करें अपने पास से लिखने की, यानी कि एग्जाम क्लास में जाने से पहले लिखने की गलती ना करें। उसमें फोटो लगाना है, फोटो भी लगाएं आप, एग्जाम जब आप क्लास में पहुंच जाएं वही फोटो लगाएं, वही उस पर लिखें, वही अपना थंब लगाएं, वही अपना सिग्नेचर करें। जो भी करना है एडमिट कार्ड में वो क्लास में बैठने के बाद ही करना है, जहां टीचर होंगे जो आप एग्जाम लेने वाले होंगे, जो वो बताएं आपको तभी करना है, उससे पहले नहीं करना है। क्यों होता क्यों है? क्योंकि जब ऐसा आप जब सपोज करो कि कुछ हैंडराइट में आपके हैंडराइटिंग में कुछ लिखवाना हो एडमिट कार्ड पे और आप उसको बाहर से लिखवा के लेके चले जाते हैं, तो कॉलेज वाले उसको मानने से मना कर देते हैं, बोले नहीं हम अपने सामने लिखवाएंगे, और आपको वापस भेज दिया जाता है कि जाइए दूसरा एडमिट कार्ड लेकर आइए और तब इसको हमारे सामने लिखना। आप फोटो पहले लगा लाते हैं, चिपका के ले आते हैं तो उसको मना कर देते हैं, आप थंब लगा लेते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं तो उसको मना कर देते हैं। सब उनकी आंखों के सामने चाहिए उन्हें। तो सबसे पहली बड़ी गलती क्या है? ये नहीं करना है आपको। एडमिट कार्ड लेना है और लेकर दिशा निर्देश पढ़ के जो भी उस पर लिखना है, जो भी करना है वो क्लासरूम में बैठ के करना है। ठीक, ये होगी दिशा निर्देश। एडमिट कार्ड की 2 से या 3 कॉपी आप अपने पास रखोगे, एक कॉपी पर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाओगे। दिशा निर्देश वाले पेजेस सिंगल में चल जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट का जो पेज होगा, जो मेन पेज होगा, उसको आप 2 से 3 कॉपी आप अपने पास बनवाओगे, 2 से 3 कॉपी लेकर जाओगे। कभी कभी होता क्या है कि कुछ समस्या ऐसी आ जाती है कि आपका भीग जाता है, फट जाता है, कुछ भी समस्या हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है उस पर, तो अगर आपके पास दूसरा होगा, ठीक है, तो आप वहीं के वहीं कर सकते हो। अन्यथा आपको एग्जाम हॉल से बोल दिया जाता है जाइए एडमिट कार्ड निकलवा के लेकर आइए। आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो अक्सर बच्चों की गलतियां होती हैं। मैं यहाँ सिर्फ आज आपसे कुछ और नहीं कह रहा, सिर्फ मैं उन गलतियों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आप उन गलतियों को ना करें बिल्कुल भी, जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, जो मैंने खुद बच्चों को रोते हुए देखा है। ठीक, ये तो दिशा निर्देश हो गए कि आपको क्या करना है। 2 से 3 कॉपी में एडमिट कार्ड निकलवाने हैं, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, और अपनी आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी, ऐसी आईडी जो आपने फॉर्म में डिटेल डाली है, फॉर्म में डिटेल डाली है, अपना नाम, अपनी माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो उस आईडी से बिल्कुल सेम मैच होती हो। एक वर्ड बोलते हैं शब्द, एक शब्द भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम का मतलब यह है कि आईडी के लिए आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अवश्य लेकर जाएं अपने साथ। नहीं भी लेकर जाएं तो आप मोबाइल में फोटो खींच कर लेकर जाएं, आप उसकी फोटो कॉपी निकलवा कर लेकर जाएं, लेकिन 10th की 12th की मार्कशीट की फोटो स्टेट फोटो कॉपी जरूर अवश्य लेकर जाएं। ठीक है, क्योंकि मिसमैच जरा भी अगर होता है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और बच्चे अक्सर एग्जाम देने से चूक जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका। आप ध्यान रखते रहना कि मैं किन किन बातों पे कर रहा हूं, आप कॉपी ले लीजिए, उन पे नोट करते रहें कि मैं किस किस पॉइंट को आपको बता रहा हूं। ठीक, एक सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, वो क्या है? जैसे आज आपने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया, अब आपका एग्जाम है, आज 11 तारीख है, आज एडमिट कार्ड निकलवा लिया, अब कल का आपका एग्जाम है। आपके घर से आपके एग्जाम सेंटर की जो दूरी है, सपोज करो कि 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। ठीक, और यहां पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ठीक, 15 से 20 मिनट का समय लगता है एग्जाम सेंटर पहुंचने में। अब आप क्या सोचते हो कि हमारा तो नजदीक में ही है एग्जाम सेंटर, हम तो पहुंच ही जाएंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले पहुंच जाते हैं और घड़ी देखते रहते हैं बैठ के, क्या बज गए, कितनी मिनट हो गई, अच्छा एंट्री इतने बजे है, चलो एंट्री चल रही है, बच्चे जा रहे हैं लाइन लगा के, वो देखते हैं कि एंट्री का लास्ट टाइम कितना है, और वो तब उठते हैं जब 5 मिनट शेष रह जाती हैं। तो वो नहीं करना है, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपको समय से एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और कम से कम 30 मिनट, कितनी मिनट? 30 मिनट बिफोर, यानी कि पहले। ठीक, 30 मिनट पहले आपको आपके एग्जाम कक्षा यानी क्लास में जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाना है 30 मिनट पहले। इन 30 मिनट में आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी वहां की प्रक्रिया होंगी, वो सभी निपट जाएंगी। कोई आपका एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक हो जाती है, फोटो में कुछ है, या सिग्नेचर में है, या फिर कुछ भी है, थंब है, जो अपना थंब वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड है, साइट बिजी हो जाती है, लाइन लग जाती है, जो भी होता है वो 30 मिनट में कवर हो जाता है।
अगर आप 5 मिनट पहले अगर आप अपने क्लास में जाओगे तो सोचो आप कैसे उसको मेंटेन कर पाओगे। आप उसको कर ही नहीं सकते और आपका एग्जाम छूट जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो एग्जाम देने के लिए 1 घंटे पहले कॉलेज पे आ गए और बाहर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं और ये देखते रहते हैं अच्छा अभी 5 मिनट बाकी रह गई हैं, चलो 2 मिनट पहले चलेंगे। जब वो जाते हैं तो पता लगता है कि इस गेट से तो एंट्री हो गई, अंदर वाले गेट से मना कर दिया कि टाइम ओवर हो गया, या उस गेट से भी एंट्री हो गई, पता लगा कि थंब वेरिफिकेशन की लिंक चली गई, या थंब वेरिफिकेशन लिंक भी अगर है वहां से भी हो गया तो पता लगा अगले किसी स्टेप पे आपको बाहर कर दिया, वहां से कोई कमी आ गई आपके एडमिट कार्ड में, कुछ समस्या आ गई, वहां से कर दिया। अब क्या हुआ, आपके पास समय नहीं बचा। अगर आपके पास समय होता तो आप उनको क्लियर कर लेते। फिर क्या होता है, फिर रोते हुए बाहर आते हो निकल के। और ये अक्सर वही करते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कहावत सुनिए ना, हमेशा तैरता ही डूबता है, तैरने वाला ही। जिसमें तैरना नहीं आएगा तो यार डूबेगा क्यों, तो तैरने जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो एक एक कदम अपना बिल्कुल सोच समझ के उठाएगा ना। बेफिक्री होकर कदम कौन उठाता है, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर पे अपने टाइम से पहुंचे। आप कोशिश ये करें, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, आपका बहुत दूर से अगर कहीं से आप आ रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि कम से कम एग्जाम सिटी में, सिटी की बात कर रहा हूं मैं, जिस सिटी में आपका एग्जाम है वहां पर आप 5 से 6 घंटे पहले, कितने, 5 से 6 घंटे पहले आप उस सिटी में पहुंच जाएं। 5 से 6 घंटे पहले आप उस सिटी में पहुंच जाएं। और उस सिटी में पहुंचने से 5-6 घंटे पहले का क्या मतलब है, जब आप 5 से 6 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो आप 1 से 2 घंटे अपने आप को क्या करने के लिए, फ्रेश करने के लिए टाइम दीजिए। 1 से 2 घंटे का रिलैक्स होइए, खाना खाइए, पानी पिए, नाश्ता करिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए 1 से 2 घंटे, क्योंकि आपको एग्जाम देना बहुत बड़ी, आपको बहुत बड़े रास्ते पे, ऐसे जो सफलता आपका फ्यूचर बना रही है, आप ही का ही नहीं केवल इस देश का फ्यूचर बनानी है, आप उसके लिए आप जा रहे हो। तो उसके लिए आप 1 से 2 घंटे अपने लिए, ताकि आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड बिल्कुल डाइवर्ट ना हो और अपनी जगह आ जाए। ठीक है, 1 से 2 घंटे का समय आपको वहां देना है अपने लिए। उसके बाद आप जहां पर हो मौजूदा, वहां से आप ये पता लगाइए कि आपका जो एग्जाम है वो किस कॉलेज में है, और आप जहां खड़े हैं वहां से कॉलेज की दूरी कितनी है, और वहां से जाने का साधन क्या है। क्या चीज, साधन, यानी कि आप किसके माध्यम से वहां जा सकते हो, बस, टैक्सी, ऑटो, जो भी है। वहां से आप निकलिए, मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर, बहुत ज्यादा जो हाई होता है ना, 20 से 25 किलोमीटर का दायरा होता है, उसी अंदर आपके कॉलेज होते हैं। 20 से 25 किलोमीटर की ज्यादा दूरी नहीं होती किसी भी कॉलेज में, आप कहीं पहुंच जाइए। ठीक, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में लगभग मैं कह सकता हूं कि 1 घंटा, 20 किलोमीटर हो, 25 हो, 30 किलोमीटर हो, 1 घंटे का समय आप उसमें लग सकता है आपका। आप जाइए, कॉलेज पे पहुंचोगे, 1 घंटे का समय, आप 1 घंटे का समय लगा के जैसे भी आप पहुंचोगे, आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे। वहां जाते ही आपको करना क्या है, आपको यह कंफर्म करना है कि जो हमारे एडमिट कार्ड में जो कॉलेज दिया गया है, क्या यह वही कॉलेज है जहां हम आए हैं। नहीं है तो आप तत्काल उस कॉलेज पे पहुंचे, आपके पास समय है अभी, आप उस कॉलेज पे पहुंचे, उस कॉलेज का पता लगाएं। और अगर है वही कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं बैठिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, सभी को आते जाते देखिए, माइंड फ्रेश कीजिए, तब आप एग्जाम सेंटर में जाना। कब है, कम से कम 30 मिनट पहले, 5 मिनट बिल्कुल नहीं, 10 मिनट बिल्कुल नहीं, 15 मिनट बिल्कुल, गलती भी मत करना। कि जो मिस्टेक होती है उनको सुधारने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा आपको एग्जाम से हाथ धोना पड़ जाएगा। ठीक है, तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, चलिए, तो साधन हो गया, पहुंच गए, आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, दिशा निर्देश पढ़ लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि हम कॉलेज में एंट्री कर जाते हैं, कॉलेज में एंट्री कर जाते हैं, बिल्कुल समय से एंट्री होती है हमारी, हम कॉलेज में पहुंच गए। ठीक, सारे हमने जो भी प्रक्रिया थी एग्जाम देने से पहले की, वो प्रक्रिया हमने नियम अनुसार हमने अपनी पूरी कर ली। जो भी गलती थी, समय था हमारे पास, हमने उस समय के हिसाब से उस गलती को भी सुधार लिया, पर्याप्त समय था, वो गलती भी हमारी सुधर गई, और हम एग्जाम हॉल में भी जाके बैठ गए। ऑनलाइन एग्जाम होगा, अपना जो कंप्यूटर हमें अलाउड हुआ था, हम उस अलाउड कंप्यूटर पर जाके बैठ गए। ठीक है, 5 से 10 मिनट पहले जब आप बैठोगे तो वो सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए सब कुछ आएंगे, तो वो सब आप उसमें कर लोगे। जो भी टीचर वहां रहेगा, जिम्मेदार रहेगा क्लास का, वो जो भी आपको डायरेक्शन देता है, जो भी बातें बताता है, उसको सुने, किस तरह से करना है। ठीक, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करें, अपने माता पिता को याद करें, ऊपर वाले को याद करें, आप खुदा को मानते खुदा को याद करें, भगवान को मानते भगवान को याद करें। ठीक है, आप जिस भी धर्म से संबंधित है थोड़ा सा उसको याद करें, क्योंकि एग्जाम, देखिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए 100% चाहिए। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 100% चाहिए।
अब जैसे बात कर लीजिए परीक्षा की, किस चीज़ की, एमपी पुलिस की परीक्षा की ही, कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाओगे, एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो इसमें 100% आपका चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? 100%। अब 100% अगर आपने दे दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। अब 100% का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। अब आप 100% का मतलब ये है कि मैं इसे 9:1 में इसको तोड़ूंगा। इसको कितना? 9:1। अब इसको आप 90 भी बोल सकते हो, आप इसको 10 भी बोल सकते हो परसेंट में, 90% या 10%। अगर मैं यहाँ परसेंट की बात कर रहा हूँ तो 90% और 10%, ठीक है। और रेशो की बात करता हूँ 9:1। अब मैंने इसको क्यों बनाया है? इसको इतना बनाया है, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो स्टडी है, क्या चीज़? आपकी जो स्टडी है, 90% आपकी स्टडी काम आती है आपकी सफलता में, और 10% जो दुआएं होती है ना, दुआ, ठीक, क्या चीज़? दुआ, माता पिता की दुआ, यार दोस्तों की दुआ, भाई बहन की दुआ, और आपके अच्छे कर्म, क्या चीज़? आपके अच्छे कर्म, भगवान की प्रार्थना, क्या चीज़? प्रार्थना किसकी? भगवान की, खुदा की इबादत, जिस भी धर्म से, 10% वो काम आता है। जब दोनों का मेल होगा, ठीक है, मेल का मतलब जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन है। ये मैं पूरा 100% कह रहा हूं। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो एकदम रियल फैक्ट है, बिल्कुल। आप कितनी तैयारी कर लो, जब तक अगर आपको कोई, आपके घर वाले, माता पिता आपको बद्दुआ दे रहे हैं, उनका दिल दुखा रहे हो, यार आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ऊपर वाले को याद नहीं कर रहे हो, क्या यार वो बिना, जब उसको याद नहीं करोगे तो वो तुम्हें भला कामयाबी दे सकता? कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ को करें उन 10-5 मिनट में। ऊपर वालों को याद करें, माता पिता को याद करें, उनको देख के खुद को मोटिवेट करें कि उनको हमसे क्या उम्मीद है, क्या उनको आस है हमसे। वीडियो हो सकता है कुछ लंबा चला जाए, लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियो में वो शब्द मैं आपको कह रहा हूं जो आपकी एग्जाम में सफलता देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली, फीलिंग के साथ, पूरा ऐसा समझिए कि अगर मेरे बस का होता तो आपका एग्जाम भी मैं खुद दे देता जाके। इतने दिल के साथ मैं आप सभी को, इन बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें और सिलेक्शन लें। क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोग की मानसिकता कुछ अलग ही वे में जा रही है, तो हम उस सब को बचाना है। ये भारत देश पहले से बहुत शानदार रहा है और आगे भी शानदार ही रहे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसमें अपनी सफलता लेके इस देश को बनाना है आपको, ठीक है। तो ये सब बता दिया मैंने। आप एग्जाम सेंटर में पहुंचे, वहां अब एग्जाम आप जो दोगे वो किस हिसाब से दोगे, अब बात हम उस पॉइंट पर करेंगे। आप कंप्यूटर पे बैठ गए जाके, आप एग्जाम सेंटर में बैठ गए जाके, पेपर आपका अब आपका स्टार्ट हो चुका। यानी कि आपका पेपर अगर 10 बजे से है, कितने समय से है? 10 बजे से अगर आपका पेपर है तो 10 बज चुके हैं, ठीक है। लास्ट वाली सेकंड थी वो भी पूरी हो चुकी है सॉरी। अब आपका पेपर स्टार्ट हो चुका। अब आपको करना क्या, उसमें 2 लैंग्वेज होती हैं। ये बहुत पॉइंट है वाली बात है, बहुत अच्छी, इसको समझना जरूर, मिस मत करना कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब आप या तो पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में दोगे, कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में, ठीक, या फिर उसको आप हिंदी लैंग्वेज में आप उस पेपर को दोगे, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हो कि हम इसमें कर सकते हैं, ठीक। अब आपने पेपर दिया, स्टार्ट कर दिया और अपना पूरा पूरा पेपर कर दिया आपने। होता क्या है कि जब हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, जब मेरिट मतलब रिजल्ट आता है, जब हमारी रिजल्ट, क्या आंसर की मैं बात कर रहा हूं, किसकी? आंसर की मैं बात कर रहा हूं, आंसर की मैं बात कर रहा हूं। जब हमारी आंसर की आती है और आपके द्वारा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि मैंने सही किया है, लेकिन एग्जाम कराने वाली कंपनी ने कह दिया कि यह सवाल गलत है, और वो उसमें समय देती है कि आप अपना ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो आप उसे दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि हमारी तरफ से सही है लेकिन आपने गलत किया है, तो उस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। अब होता क्या है कि हिंदी लैंग्वेज में अगर वो क्वेश्चन गलत है, हिंदी लैंग्वेज में अगर वो क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्वेश्चन सही है, ठीक, तो लास्ट जो डिसीजन होता है क्वेश्चन को सही या गलत ठहराने का, वो जो होता है ना मेरे भाइयों, वो इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करता है फिर। यानी क्वेश्चन अगर इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, और हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन सही लिखा गया है तो सही माना जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी में एक क्वेश्चन सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लैंग्वेज हिंदी चूज कर लोगे, पूरा पेपर हिंदी लैंग्वेज में दे दोगे, लेकिन जहां डाउट क्वेश्चन का चेक करने का आएगा, रिचेक के लिए, वो इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है।
तो इसलिए कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउट में जाता है, आपको ये लगता है ये क्वेश्चन हमारा गलत है, तो आप हिंदी में पढ़ के तत्काल उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इंग्लिश लैंग्वेज में लेके जाएं, वहां से आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन को वहां से समझें, तब उसका आंसर दें। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत है, वो वहां माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और अगर आपको पता है कि हम इंग्लिश में भी देख के इसे कर सकते हैं, तो आप उसको सही कर दोगे और आप उसको छोड़ दोगे, आप गलत समझ के छोड़ दोगे, कोई सा भी आप विकल्प आप चूज कर लोगे, तो वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और एक एक क्वेश्चन की मेरिट में जो अहमियत होती है वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको बहुत अच्छी पता होती है कि 1-1 लाख बच्चे बाहर हो जाते हैं एक एक क्वेश्चन पे। और एक नॉर्मलाइजेशन, एक ऐसा भूत आया है, ऐसा जिन्नात छोड़ा है कि वो अगर कोई किसी पेपर में 100 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है अगर किसी पेपर में, और आप उसमें 95 क्वेश्चंस करके आए हैं, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तो आप ये मत समझना कि 95 कर आए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, क्या चीज, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये एक ऐसा भूत है, ऐसा जिन्नात है जो 95 को 75 पे लाके भी छोड़ सकता है, ये आपको 60 क्वेश्चन पे भी लाके छोड़ सकता है। यानी कि आसमान में बैठे हुए बच्चे को जमीन के अंदर घुसेड़ देता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है, तो गलती ना करे एक भी क्वेश्चन मिस करने की। और 60 या 75 या कितने भी को ये बिल्कुल आसमान पे बैठा देता है, किसी के इतने बहुत ज्यादा बढ़ा के दे दिए नंबर, किसी के बहुत ज्यादा कम दे दिए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा भूत है, तो गलती किसी भी क्वेश्चन में करने की बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, वरना फिर वही रह जाता है कि आपने 1 साल 10 साल तैयारी करी और फिर जरा सी मिस्टेक में फिर वही आ जाता क्या कि चलिए अब अगली भर्ती देखेंगे। लेकिन अगली भर्ती से मुझे थोड़ा सा याद आया कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि समथिंग 2500, कितनी, 2500 प्लस या माइनस, एग्जैक्ट 2500 नहीं है, 2500 से थोड़ा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी वैकेंसीज फिर आने वाली है, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इस पर चर्चा चल रही है और कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो चलिए अब हमने हमारी आंसर की आई, उसमें हमने चेक कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने उसको देखा कर लिया तो आपका सही है, और अन्यथा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना है, क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपका 100 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में। चलिए कितने क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन आपके पास है पेपर में। ठीक, अब इन 100 क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसा कि मैथ है, क्या है, मैथ है, ठीक, रीजनिंग है, और क्या है, और जीएस है। ठीक, जीएस में क्या क्या शामिल होता है, जीएस में करंट भी है, ठीक, और प्लस जीएस में एमपी की जीके भी है। ठीक है, मैथ के साथ साइंस भी ऐड है, मैथ के साथ साइंस भी ऐड है। ठीक, अब इसमें देखिए, हम ये देखना हमें क्या है, इसमें हमें देखना ये है कि हमारे ये 3 पार्टों में मतलब इसको बांट दिया गया। मैथ प्लस साइंस, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ प्लस साइंस के। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ प्लस साइंस के। 30 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, और 40 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, जीएस, करंट और एमपी के। इस 40 में से लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन एमपी की जीके के आएंगे, जो एमपी से पूछा जाएगा। और इस 30 में से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे मैथ के, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे साइंस के, नॉर्मल पूछा जाएगा। ठीक, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी ये सब आपका है। अब आपको करना क्या है इसमें, आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें से उन सब्जेक्ट को आप उठाओगे जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपकी जिसमें बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सपोज करो आपका मैथ बहुत अच्छा है, सपोज करो कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो आप सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करें। किसी बच्चे का रीजनिंग बहुत अच्छी होगी तो वो बच्चा रीजनिंग से स्टार्ट करे, किसकी जीएस में पकड़ बहुत अच्छी होगी तो वो जीएस से स्टार्ट करे। ठीक, यानी कि जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं इसमें 95% तक क्या लेकर आ सकता हूं, मार्क्स लेके आ सकता हूं, या फिर क्वेश्चंस राइट कर सकता हूं 95% तक, या 100%। ठीक, कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, इतना कर सकता हूं, तो वो उसी सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाए, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करें। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कोई भी, उसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए
और उसमें पता ही नहीं चला कि कब 5 मिनट गुजरी और कब 10 मिनट गुजर गई। उसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन पर पकड़ के बैठ गए, पता ही नहीं चला कब 5 मिनट गई कब 10 मिनट गुजर गई। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत है, समय कम होता है। समय कितना है? 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का इसमें समय दिया गया है, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो हमको ऐसी भी गलती नहीं करनी है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ा रहना है। सबसे पहले एक ही नज़र में क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे ए से लेकर जेड तक की ABCD होती है, ए से स्टार्ट करिए और जेड तक, बीच में कहीं रुकना ही नहीं है। उसको हमने पढ़ लिया, अब हम उसको करना स्टार्ट करेंगे। अगर उस क्वेश्चन का, अगर सपोज करो मैथ का कोई क्वेश्चन है, देखो 5-10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होता, 30 क्वेश्चन आएंगे और मैं एक एस्टिमेट में आपको बता देता हूं आपको करना किस तरह से है। 40 आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल और केवल टिक लगानी है। 40 क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ना है और टिक लगाना आंसर, आपको उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है ना। तो 40 क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 मिनट की, अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है अगर आपके पास स्पीड है परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पीड वाले बच्चे ही अक्सर बाजी मार जाते हैं। वो स्पीड से जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें बहुत स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं और बाकी बचे हुए समय में वो हार्ड क्वेश्चन जिनमें आप लोग अक्सर उन्हें छोड़ कर आ जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं उन पर्याप्त टाइम होने के कारण। ठीक है, तो आपके पास 40 क्वेश्चन हैं और 1 मिनट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। 1 मिनट में क्या करोगे? 1 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यानी कि आप ऐसा देखोगे कि आप 12 से 13 मिनट के अंदर आप 40 के 40 क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे। 12 से 13 मिनट, या फिर हाईएस्ट 15 मिनट मान लीजिए। कितनी मिनट? 15 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व कर दिए। अब आपके पास 120 मिनट है, 105 मिनट बाकी रह गई शेष। ठीक, अब आ जाता है आपका रीजनिंग, मैथ, साइंस। 10 क्वेश्चन साइंस के हैं, आप इसी में 20 मिनट मान लीजिए, इसी को 20 मिनट मान लीजिए कि 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन जीएस, करंट, एमपीजीए और साइंस के लिए 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन आप कर दिए। बहुत आसानी से कर दोगे, सिर्फ पढ़ना है और टिक लगानी है 20 मिनट में। यानी कि आपके पास अब 100 मिनट बाकी रह गए। ठीक, और 70 क्वेश्चन, मतलब 40, 10, 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, 50 क्वेश्चन आपके बाकी रह गए, 50 प्रश्न। ठीक, बाकी रह गए 50 आपने कर लिए। कितने मिनट में? 20 मिनट में। मैं लिख देता हूं, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 120 मिनट थी, 100 मिनट रह गई आपके पास और 50 ही आपके पास क्वेश्चन रह गए। अब आपको रीजनिंग करनी है, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पे आता है, आप कर सकते हो, तो आप 100% कर सकते हो उसको। और अक्सर बाजी वही मारते हैं जो इसको 100% करते हैं, मैथ को, रीजनिंग को। 30 मिनट है। अब इसमें होता क्या है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो आप बिना कॉपी पेन के आप उसका आंसर दे देते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कॉपी पेन चलाने की बहुत कम ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और उन क्वेश्चन का आंसर दें जिनमें पेन कॉपी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको वो क्वेश्चन छोड़ने हैं जिसमें अगर आपको लग रहा है कि 40 से 50 सेकंड हमारी गुजर चुकी हैं, 40 से 50 सेकंड हमारी गुजर चुकी हैं और हम उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तत्काल आपको क्या करना है? उसको स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। उस प्रश्न पे आपको नहीं रुकना है, आप उसको स्किप करोगे और आगे बढ़ जाओगे उसको छोड़ के। आपके कंप्यूटर पर आप ये ना सोचें कि हम इसको स्किप कर देंगे तो वो क्वेश्चन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सब नजर आएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर होंगे, उसमें ये सब दिखाया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने का आपने आंसर दे दिया, कितने आपने स्किप कर दिया और कितने आपके शेष बाकी रह गए। सब कुछ डिटेल आपकी शो होती रहेगी। आप इजीली जब कलर पे ओके करोगे, उस पर लिखा होगा कि किस कलर का क्या मतलब है। जिस कलर पे आप ओके करोगे उसी कलर के क्वेश्चन आप पे निकलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जैसे आपने क्वेश्चन करे हैं, सपोज करो लाल रंग का मतलब है कि आपने छोड़ दिए क्वेश्चन, वो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। तो जब आप लाल रंग के लाल कलर पर आप जब ओके करोगे माउस से, कर्सर से, तो वही टोटल लाल कलर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि आपने वो क्वेश्चन छोड़े हुए, फिर आप उनको कर सकते हो। यानी कि हमको 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन पे नहीं खर्च करनी है। अगर आंसर निकल रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकल रहा तो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। जब हमारे पास समय पर्याप्त बचेगा, उस पर्याप्त समय में हम इन क्वेश्चन को देखेंगे।
उससे पहले हम इन पे बिल्कुल भी इनको टच नहीं करेंगे। ठीक, तो होता क्या है कि आप रीजनिंग और मैथ के जब इसमें करोगे आपके पास 100 मिनट बाकी रह जाएंगे और आपके पास 50 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे। तो इन 50 क्वेश्चन में मैं पूरे अपने अनुभव के साथ और बहुत सारे पेपर देखे हुए, उनमें जब आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे उन 50 में, रीजनिंग और मैथ के, जो 15 से 20 बिल्कुल इनको कह सकते हैं इजी। 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजी जिसे कहते हैं, जिसे सब कर सकते हैं। ठीक, और 10 से 15 क्वेश्चन वो होंगे जिनमें आपका थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। ये वो क्वेश्चन होंगे 10 से 15 जो जिस बच्चे ने कोचिंग करी है, बहुत अच्छी तरह नहीं, नॉर्मली कोचिंग करी है, वो उसमें माइंड लगा के इनको भी कर सकता है 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक, लेकिन अगले जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जिनको बोलते हैं हम असली हार्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम से पहले कभी हमें किताब में नजर नहीं आते और एग्जाम होते ही उसी किताब में क्वेश्चन हमें नजर आ जाते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चन ये आएंगे, लेकिन कभी भी एग्जाम से पहले क्वेश्चन हमें नजर नहीं आते। तो ये जो 10 से 15 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को वो बच्चे करते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी शानदार तैयारी है, और तैयारी के साथ में केवल स्टडी नहीं, स्टडी के साथ में पर्याप्त टाइम है, तो फिर ये क्वेश्चन वो बच्चे करते हैं। और मेरिट जब आपकी लगती है, क्या चीज मेरिट, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। इन्हीं क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक, तो आपको समय की बचत करनी है और अपने पेपर को करना है। जो हार्ड क्वेश्चन है उसकी स्किप करते चले जाना है, जो क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड ले रहा है उसको बिल्कुल स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। जो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करें। ठीक, अब कलर पे डिपेंड करता है कि आप कलर पे फोकस रखें, कलर पे हमेशा अपने दिमाग में कलर ये लेके चलें कि किस कलर का क्या मतलब इसमें चल रहा है। जब आपको ये लगे कि हमारा पेपर हो चुका, कि हमारा पेपर अब हो चुका, तो आप हर कलर पे माउस कर्सर से आप उस पर ओके करोगे और उसको देखोगे कि क्या पर्याप्त हमने क्वेश्चन करे। 100 क्वेश्चन है, क्या हमने सभी 100 क्वेश्चन कर लिए? क्या क्वेश्चन ऐसा तो कोई नहीं है जो हमारा क्वेश्चन कोई छूट गया हो? छूट गया तो उसको तत्काल करें। अब इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग है कितनी? 0.25% की, यानी कि मैं कह सकता हूं 1/4 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। 1/4 की या 0.25 की निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है? जैसे आपका पेपर आया आपके सामने, तो जैसे होता क्या है, सपोज करो कि आपके पेपर में आप पेपर देने के लिए बैठ गए, उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से नंबर बने होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर नंबर डाला होगा। आप कोई क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं, कोई सही कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं। निगेटिव मार्किंग में बात कर रहा हूं, है ना। निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है? 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 0.25% की। इसमें जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बाकी के सपोज करो कि ऊपर के 4 गलत हैं और नीचे के सभी सही हैं आपके, तो इन 4 क्वेश्चन गलत के चक्कर में आपका जो 5वां क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन और आपका इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। यह निगेटिव मार्किंग का नियम होता है। ठीक, अब इससे फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है? जितनी निगेटिव मार्किंग हाई होती है उतना नुकसान होता है, जितनी कम होती है उतना फायदा भी हो जाता है। कैसे? 4 क्वेश्चन गलत होने पर ही तो एक क्वेश्चन राइट जा रहा है हमारा। क्या ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम, जब हमने 4 क्वेश्चन का किसी पे, हम पे नहीं आते 4 क्वेश्चन, सपोज करो हम पे 4 क्वेश्चन नहीं आते करने, अब हम पे उन्हें तुक्का मारना है। 4 क्वेश्चनों पे हमने तुक्का मारा, क्या चारों के चारों गलत हो जाएंगे? कम से कम एक तो सही होगा ना, एक तो सही बनना है ना। एक सही बनने पर भी आपको प्रॉफिट है उसमें। तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़े, अगर आप पे नहीं आ रहा तो उसको तुक्का मार दें। किसी में 4 है तो ए ही ऑप्शन भर दें, बी भर दें, सी भर दें, डी भर दें, या अलग अलग भर दें। चारों में से एक तो सही बैठेगा ही बैठेगा। अगर आप ए भी चारों में भरोगे तो मैं कह रहा हूं 100% एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बी भी भरोगे तो हो जाएगा, सी या डी जो भरोगे एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आप केवल आपके 4 ही क्वेश्चन गलत होंगे, 96 आप सही कर दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिन्हें आप स्किप करोगे, उन्हें छोड़ोगे, तो उनमें आप तुक्का भी मार सकते हो और उसमें भी आपका आ जाएगा। यही सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है निगेटिव मार्किंग में, कि बहुत अच्छी निगेटिव मार्किंग दी है, मतलब ज़्यादा प्रेशर आप पे नहीं दिया, 0.25% की दी है 1/4 की। तो आप निगेटिव मार्किंग से भी आप नंबर ले सकते हो, आपका इसमें भी प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक, अब आपने सभी को कंप्लीट कर लिया, आपने पेपर दे दिया। अब पेपर देने के बाद भी अब चलता क्या है कि पेपर देने के बाद भी वेरिफिकेशन, थंब वेरिफिकेशन होता है, आप उसको करोगे और उसको करने के बाद आप रिलैक्स होकर आप बाहर आओगे। माइंड बिल्कुल खराब नहीं करना है। पेपर देने से पहले आपको पेपर देने के लिए जाना है। जो भी मैंने इस वीडियो में बातें करी हैं, बातें बताई हैं, मैंने वो बातें बताई हैं जो मैंने अक्सर बच्चों से देखा है, उनसे सीखा है।
बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने, ऐसे ऐसे पॉइंट। और एक और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट अक्सर उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ओवर होता है। कॉन्फिडेंस ओवर होने का मतलब क्या होता है? जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अक्सर उन्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर हो जाता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? आपका एग्जाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, कंप्यूटर पर आपका पेपर आएगा और उसी में ही आपको आंसर आपको देना है ना। आपके पास रफ दे दी जाएगी यानी कि पेज दे दिया जाएगा, उस पर आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और अपने जो पेज है उस पर उन्होंने सॉल्व किया और उसी पर उसका आंसर लिख लिया। वो ये आलस कर जाते हैं कि नहीं, हम इनका सभी का आंसर एक साथ हम टिक लगाते चले जाएंगे। आपने 100 क्वेश्चन पढ़े और 100 के 100 क्वेश्चन का आपने क्या करा? पेज पे उनके आंसर लिख लिए कि हम उन 100 क्वेश्चन का जो हमारे आंसर हैं 5 मिनट में इनको फिल कर देंगे, भर देंगे। हाँ, मैं भी कह रहा हूं, अब भर दोगे 5 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपका अगर एक विकल्प, एक ऑप्शन भी ऊपर से नीचे हो जाए, एक क्वेश्चन भी अगर आपसे ऊपर से नीचे हो जाए, सपोज करो कि आपको B विकल्प है, भरना तो 5वें उसमें है, 5वें क्वेश्चन में, और गलती से आपने चौथे में भर दिया या फिर छठे में भर दिया। अगर चौथे में भरा तो चौथे के बाद से जितने भी क्वेश्चन है सब गलत होते चले जाएंगे। छठे में भरा तो सब छठे के गलत होते चले जाएंगे, छठे से नीचे, यानी कि 100 तक। ठीक, तो आपको करना क्या है? जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर निकालो, तत्काल उसी क्वेश्चन का विकल्प को राइट करें, यानी कि उसको भरें। आलस नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती होती है ये बच्चों की, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जो बच्चे अक्सर ये चीज बताते हैं कि हमसे गोले गलत भर गए। बच्चों की मुझसे बहुत सुना होगा आपने, क्या हुआ, क्यों पे सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट में क्यों नहीं है? यार मेरे गोले गलत भर गए, मैंने यार मेरा एक गोला छूट गया मेरा, उस गोली छूटने के चक्कर में सब नीचे के गलत हो गई। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, आपको बहुत ही ज्यादा माइंड एक जगह रख के पेपर पे फोकस करके बिल्कुल फ्रेश होके आपको एग्जाम देना है। जब आप 100 क्वेश्चन का एग्जाम दे दोगे तब आपको फाइनली सबमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा माउस से, कर्सर से। जब आप सबमिट करोगे तो उसमें आपको स्क्रीन पर यह शो हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपके पेपर में थे, आपने कितने करे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। टोटल डिटेल आपकी तभी हाथ के हाथ आपको शो हो जाएगी यहां पर। यह मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी चीज है, डाउट में नहीं रखते। आपको तत्काल आपके नंबर दिखा दिए जाएंगे कि आपने 100 क्वेश्चन थे और आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने आपने गलत करे हैं, कितने आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। सब कुछ तभी फौरन सबमिट पर आप ओके करोगे, कर्सर दबाओगे, तभी फौरन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें, 100 के 100 क्वेश्चन को करें, पर्याप्त टाइम निकालें। जिस तरह से मैंने बताया है कि आपको किस तरह से, देखो कोई भी काम करने ना तो हमारे पास प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए उसकी करने के लिए। कोई भी काम हमेशा प्लान से होती है, रास्ते से होती है, रणनीति होती है उसकी करने की। तो बिना रणनीति के न चले, बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटजी के कभी भी ना चले पेपर देने के लिए। ठीक, अब वहां से सबमिट करके बाहर निकलोगे बहुत अच्छी तरह से फ्रेश। ठीक, माइंड को बिल्कुल भी कन्वर्ट ना करें, डाइवर्ट ना करें। और मैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनका कल एग्जाम है, यानी कि कल का मतलब है कि जिनका एग्जाम 12/8/2023 को है, उनसे मैं अब ये निवेदन करता हूं, ये स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आपका एग्जाम में 24 घंटे बाकी रह गए। अब आप पढ़ना बंद कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए। केवल और केवल खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, बात करो घर वालों से, माता पिता के, यार रिश्तेदार, जो भी करना है वो करो, लेकिन पढ़ाई मत करना। क्यों? क्योंकि जितना तुम पढ़ोगे तो माइंड पे प्रेशर बनता चला जाएगा, और वो जो आपने अभी तक पढ़ा है, काफी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, वो माइंड से निकलता चला जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक, ठीक है, ये मैं वो बात आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल भी आप ना पढ़े, अब इंजॉय करें। जो पढ़ लिया आपने बहुत है, जो आपने पिछले इतने लंबे समय से नहीं पढ़ा यार, उसको क्या आप कुछ घंटों में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ोगे, बल्कि कुछ घंटों का लालच आपको आपकी बहुत लंबे समय से की जो मेहनत है उसको भी गड्ढे में डाल देगी। तो आप अभी से अपनी बिल्कुल किताबों को बंद करके रख दे। अगर पढ़ना है तो आप एग्जाम देकर आए, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, माइंड को, मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है, आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और आपको उन सभी क्वेश्चंस को आपके माइंड में होना चाहिए जो आपने अब तक पढ़ा है। ऐसा ना हो कि आपने रट्टा मारा है, आपने 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल की आपकी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, और एग्जाम हॉल में बैठते ही कंप्यूटर पे क्वेश्चन देखते ही पता ही लगा पर छक्के उड़ गए,
पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या देना है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसी गलती अक्सर कब होती है, जब माइंड में प्रेशर होता है। तो प्रेशर से बिल्कुल आजाद रहिए, फ्री रहिए। देखिए, खोने का डर उन्हें होता है जिनके पास कुछ होता है। जिनके पास कुछ होता है उन्हें खोने का डर होता है। जिनके पास कुछ है ही नहीं, अरे उनको खोने का डर क्या है। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें केवल और केवल पाना है। ठीक है, तो आपके पास खोने का कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। आप दुनिया हासिल कर सकते हो, दुनिया फतेह कर सकते हो आप। डर हमेशा खोने का उन्हें होता है जिनके पास कुछ होता है। और आप जब तैयारी कर रहे हो, भर्ती देख रहे हो, आप नौकरी लेना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास है नहीं कुछ। अगर आपके पास होता तो आप तैयारी नहीं करते, आप नौकरी नहीं देखते। तो प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल माइंड फ्रेश। उन बच्चों के लिए जिनका इस भर्ती में नहीं है, उनके लिए 2500 वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, अपनी तैयारी रखें। आप सभी का प्यार मोहब्बत देखते हुए मैं भी एक डिसीजन पे पहुंचा हूं, और वो डिसीजन ये है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ है, रीजनिंग है, या जीएस में पॉलिटी है, या फिर ज्योग्राफी, कुछ चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के, इन सभी के लिए मैं वीडियो खुद मैं पर्सनली बनाऊंगा। और मैं यूट्यूब पे, ये हमारा चैनल नौकरी 24 है, इस पर अपलोड करूंगा। यकीन मानिए, किसी भी भर्ती, ग्रुप सी की कोई भी भर्ती होगी, ग्रुप सी की या ग्रुप डी की, जो रीजनिंग, जो मैथ, जो जीएस के जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो मैं कवर कराऊंगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मैं खुद अपना 100% अपने आप पर भरोसा करके मैं कह रहा हूं इस बात को। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको हर उस मोड़ पे सपोर्ट करूंगा जहां आपको सपोर्ट के लिए कोई नहीं आएगा। और उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम ग्वालियर सिटी में है, जिनका एग्जाम ग्वालियर सिटी में है और वो एग्जाम देने के लिए आए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7520828487। इस नंबर पे आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको ग्वालियर में मिल जाऊंगा, मेरी पोस्टिंग ग्वालियर में है। ठीक है, चाहो तो आप संपर्क कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिस लायक भी हूं, जिस तरह से मैं आपकी खिदमत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरे छोटे या बड़े भाई बहन हो, बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा, जैसे भी, जिस भी लेवल पे मुझसे होगी। ठीक है, तो चलिए, यही था हमारा पूरा प्लान। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ा, मैं फिर एक बार दोहराता हूं यही बात, कि एग्जाम हॉल में जाने के लिए आप देरी बिल्कुल ना करें, समय से पहुंचे। आपको फिर मैं एक चीज और, कुछ और पॉइंट बताऊं, जैसे 2 से 3 आपको अपने साथ फोटो जरूर लेके जाने हैं। वो सब आप जब एडमिट कार्ड के दिशा निर्देश पढ़ोगे ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है हर चीज की। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम जो सेंटर होते हैं ना, जो कॉलेज वाले होते हैं, अक्सर प्राइवेट कॉलेजों में एग्जाम हो रहे हैं आजकल, और प्राइवेट वाले किसी के बाप की नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं। उन्होंने कह दिया ऐसा है तो फिर ऐसा ही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता हो क्या है। तो कोई भी गलती करके ना चले, गलती बिल्कुल भी करके ना चले। दिशा निर्देश पढ़ें, और वो सभी चीज, जैसे आपके पास फोटो, आपकी आईडी से मतलब आईडी भी अपने साथ लेके जाए, और आपने जिस भी डॉक्यूमेंट से, 10वीं की मार्कशीट से, 12वीं की सन मार्कशीट से आपने फॉर्म भरा था, उसको जरूर लेके जाए। उसको साथ लेके जाए, या उसकी फोटो कॉपी करा ले, या फिर उसको मोबाइल में फोटो खींच ले, उसको साथ जरूर लेके जाए। क्योंकि सभी अच्छे नहीं होते, कुछ उंगली करने वाले बहुत होते। 2-2 मिनट, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरी जब ड्यूटी लगती है ना, तो बच्चों को लेट होकर रोता हुआ देखता हूं मैं। तो मैंने कई बार ये प्रयास किया है, और मैं सक्सेस भी रहा हूं, कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी पे, खुद अपने ऊपर सारा भार लेके, वजन लेके, बुराई लेके, उनके एग्जाम हॉल तक मैं छोड़ कर आया हूं। बहुत बार बहस भी हुई है मेरी कॉलेज स्टाफ के साथ में, बहुत बार। ठीक है, लेकिन यार, जिन बच्चों को मैं छोड़ कर आ रहा हूं एग्जाम के लिए, 4 से 5 साल वो अपनी तैयारी करते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं लेट होने का, लेकिन मैं फिर भी आपसे मना कर रहा हूं कि आप लेट नहीं हो, कोशिश करें बिल्कुल भी लेट ना हो, गलती से भी गलती ना करें। ठीक है, लेकिन फिर भी गलती कभी कभी हो जाती है, तो उसमें ऐसी परिस्थितियों में मैं खुद एग्जाम सेंटरों में लेके गया हूं बच्चों को, अपनी जिम्मेदारी पे बहस भी मैंने करी है बहुत ज़्यादा स्टाफ के साथ में, कॉलेज स्टाफ के साथ में। यहाँ तक कि मुझे ये भी बार बार धमकियाँ भी बहुत बार मिली हैं कि आपके हम शिकायत करेंगे ऊपर। लेकिन मैं, क्या है, सीधा सा मेरा खुला है कि मैं अगर आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मैं किस में मदद कर रहा हूँ? आपके फ्यूचर बनाने के लिए। आप पढ़ाई करते हो, और मैं कहता हूं कि पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो मैं कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हूं। मैं कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं हूं। मैं अगर टाइम, सपोज करो कि टाइम ओवर हो चुका, क्योंकि देखो कॉलेज वालों के हाथ में होता है, वो चाहें तो करा दें, ना चाहें तो ना कराएं। आपको अगर टाइम ओवर होने के बाद भी वो चाहें तो आपको एग्जाम कराने की परमिशन दे दें, ना चाहें तो ना दें। ऐसे में होता क्या है कि बच्चों को देखते हैं
और जब हमारी ड्यूटी है, क्योंकि यार पुलिस का और जनता का जो एक पारिवारिक माहौल है, आप जो हमसे कह सकते हो आप शायद किसी और से नहीं कह सकते। जब हमसे कहते हो तो हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर हम जनता की सेवा नहीं करेंगे तो हमको इस वर्दी को पहनने का क्या मतलब है? सरकार हमको वेतन दे रही है तो उसके वेतन का क्या मतलब है? हमको फर्ज अपना निभाना। मैं अगर किसी बच्चे को अगर लेकर जा रहा हूं, मैं या कोई भी किसी भी सेंटर में कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी लेकर जा रहा, तो वो किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को एग्जाम में बैठने के लिए नहीं जा रहा। वो इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया का भविष्य है, जिसे एग्जाम के लिए छोड़ के जा रहा है। ये शब्द मेरे होते हैं, मैंने कई बार ये चीज़ बोली है कि मैं किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को एग्जाम दिलाने के लिए नहीं लेकर आया। मैं एक बच्चे को लेकर आया हूँ, कोई लड़का या लड़की, उसको बैठाने के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके अंदर इतना है, आप कर सकते हो मानवता के आधार पर, तो आप बैठाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का आस होती है, फ्यूचर है बच्चों का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यही था। मैंने बहुत कुछ आपका टाइम गवाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और जिसने भी वीडियो शुरू से और लास्ट तक देख रही है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू कह रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए जिनका एग्जाम है, और जिनका नहीं है वो निराश ना हो, वैकेंसी आने वाली है, यूपी में भी आने वाली है और दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी से तैयारी करते चले। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या किसी भी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीएस का जहां आती होगी, मैं ये कह रहा हूं ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए जो मैं करा दूंगा, जो मैं कराऊंगा आपके लिए, वो सफिशिएंट रहेगी, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आप नौकरी 24 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें अपने सभी यार दोस्तों के पास, बहन भाइयों के पास, मिलने वालों के पास, ठीक है, सभी के पास शेयर कर दें। और इससे जुड़े हमारे चैनल से, नौकरी 24 से आपकी कामयाब, आपको बनाने में, आपको सफलता दिलाने में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो बहुत थोड़ा सा, कम से कम मेरा भी योगदान आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो चलिए यही था। बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं आया है, जिनका केवल डेट शो हो रही है, वो घबराए नहीं। आपका 24 से 36 घंटे या 36 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन पहले, एग्जाम जिस दिन होता है उससे 1-2 दिन पहले आपका पूरी डिटेल के साथ एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। ठीक है, घबराए नहीं बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना वो सब मैंने आपको बता दिया। एक एक पॉइंट आपने नोट भी करा होगा कॉपी में, उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत खास जानकारी है ये। वो जानकारी है जो आपको तैरने से, डूबने से बचाएंगी। ठीक है, वो बच्चे तो खैर कुछ नहीं, जिनका 1-2 महीने की तैयारी, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी तो किस्मत है। ये जो 90-10 का रेशो हो ना, ये उल्टा हो जाता है। या फिर दुआएं, अच्छे कार्य, प्रार्थना, इबादत है 90% हो जाती है, 10% उनकी स्टडी हो जाती है। वो इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जिनकी अच्छी स्टडी होती है, 90% स्टडी और 10% आपके अच्छे कर्म, वो इन पर डिपेंड करते हैं। और अक्सर जो होती है ना, जो कामयाबी, जो सक्सेस मिलती है, वो इसी बेस पे मिलती है, जो ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो मैं आपको जय हिंद, जय भारत बोलूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर बार बार बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। माइंड फ्रेश करके ही एग्जाम सेंटर में जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपका कल एग्जाम है तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, 1 मिनट से पहले किताबों बंद करके रख दे, और अच्छा काम करें जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए, जो आपको पुराना याद आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पुराना याद आना कब स्टार्ट होगा? जब आप माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करोगे, फ्री छोड़ दोगे उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।